चलो, मैं क्या कह रहा था कि आज जो बात करेंगे वो हम जावा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सी और सी प्लस प्लस की भी बात करेंगे। अब इसमें देखना क्या है, सपोज दैट जब हमारा जो जावा आया था वो 1995 में आया था, जबकि सी हमारा कब आया था, 1970s में ही आ गया था। तो ऐसा क्या सी में प्रॉब्लम था कि जावा आया? क्योंकि अगर सारा काम सी भी कर सकता था, सी प्लस प्लस भी कर सकता था, तो मार्केट में जावा को लाने की नीड नहीं थी। जैसे एग्जांपल आप देखो ना, रियल टाइम में हमारे पास दो बैंक है। एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमें हमारे पास दो बैंक है। एक आईसीआई का बैंक है, आईसीआई जो चलता है, या एचडीएफसी बैंक, मान लो प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं, और दूसरा बैंक हमारा स्टेट बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक ज्यादा फीचर्स देता है कि स्टेट बैंक? क्या बात एचडीएफसी देता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड देता है, ये सब। हाँ, सही। सबसे ज्यादा फीचर्स किसके पास है? एचडीएफसी के पास है। एक बार जब एचडीएफसी बैंक में आप जाओगे ना, तो अंदर से फीलिंग आती है कि लगता है कि मैं घर जमाई हूँ। पानी का बॉटल देता है, कोई रिसेप्शनिस्ट आती है, आपसे पूछती है मे आई हेल्प यू सर, क्या करना है सर। स्टेट बैंक में जाने के बाद ना जैसे लगता है ना कि अपनी लड़की का शादी कहीं किया हमने, उसके ससुराल गया हमने। वैसा लोग बिहेव करते हैं, मतलब ऐसे वो दिखाते हैं मेरे को कि एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर, मतलब मेरा ही पैसा, मेरा सब कुछ, मैं कस्टमर। लेकिन हम एज कैसे जाते हैं कि लगता है कि नहीं, हमारी जरूरतों को ये पूरा कर रहा है, एहसान कर रहा है। दोनों में फर्क आया ना। लेकिन यूजर किसके सबसे ज्यादा है? भाई एचडीएफसी बैंक का ना, मेरे को लगता है ऑल ओवर इंडिया में जितने अकाउंट्स होंगे, ऑल ओवर इंडिया में जितने अकाउंट्स होंगे, अगर उन अकाउंट्स की बात करें तो उन अकाउंट्स में, अगर उस अकाउंट्स की बात करें तो मेरे को लगता है स्टेट बैंक का दो तीन ब्रांच मिला दिया जाए ना, तो उतने अकाउंट नंबर निकल जाए। इतने यूजर हैं, ठीक है। लेकिन लोग स्टेट बैंक को ही यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी सिक्योरिटी है, हाई है। वो क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की बैंक है, तो लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। तो ये तो मैंने एक रियल टाइम का एग्जांपल दिया। तो हमारा एचडीएफसी बैंक कौन है? सी और सी प्लस प्लस है, मतलब जावा से ज्यादा फीचर है उसके पास। अब कहोगे सर ये कैसे? अरे यार समझो, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाँ है। क्या सी प्रोसीजर को फॉलो करता है? हाँ करता है। क्या सी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? हाँ करता है। क्या सी प्लस प्लस जेनेरिक को फॉलो करता है? हाँ करता है। मतलब सी प्लस प्लस सारी चीजों को देता है। क्या जावा पॉइंटर को सपोर्ट करता है? नहीं करता है, जबकि सी प्लस प्लस पॉइंटर को सपोर्ट करता है। फिर भी जावा के कस्टमर, जावा के लर्नर, जावा के डेवलपर, जावा के प्रोग्रामर आपको ज्यादा मिलेगा और सी प्लस प्लस के कम मिलेगा। ऐसा क्यों? कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा, कोई तो ऐसा वीकनेस होगा सी और सी प्लस प्लस का, जिसके वजह से सी और सी प्लस प्लस मार्केट में उतना बूम नहीं किया जितना जावा किया। अब होता क्या है रियल टाइम में भी देखो कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट है ऑलरेडी, और उस प्रोडक्ट को रीलॉन्च जब हम करते हैं, तो रीलॉन्च का मतलब नहीं, कोई नया कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है बिहाफ ऑफ पुराने वाले को देख के, तो वो क्या करता है, उसके अंदर की जो कमी होती है उसे रिमूव करता है और नए फीचर्स उसमें डाल के मार्केट में उतारता है। तभी तो लोग उसको इंटरेक्ट करेंगे, एट्रैक्ट, मतलब उसके तरफ जाएंगे कि नहीं यार इसके पास ये फीचर्स है। तो पहले तो ये पता करते हैं कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और जावा ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। फैन चला दूंगा फिर आवाज नहीं सुनाई देगा तुमको। कभी कभी ना जैसा लगता है कि गर्मी है, लेकिन एक्चुअल में गर्मी नहीं होता है, वो हम फील करते हैं। सोचो ठंड लग रहा है, ऐसा सोचो, लग रहा है ना ठंड, शिमला टाइप का सोचो। आगे चलो फिर, तो हम पहले सी और सी प्लस प्लस की उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम नए जावा में कैसे उसने सॉल्व किया और कैसे मार्केट में दिखाया, वो चीज को हम डिस्कशन कर लेंगे। अगर इतना हम कर लेते हैं तो हमें अंदर से फीलिंग आएगा कि नहीं हम जावा सीख रहे हैं तो हमारा राइट पाथ है, हम सही कर रहे हैं, क्योंकि जावा के अंदर ये सारी चीजें हैं। चलो
सबको स्क्रीन दिख रहा है ना ऑनलाइन? चलो एक चीज और सुनो, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज, अभी हम प्रोग्रामिंग हटा देते हैं, लैंग्वेज पे आते हैं। जो लैंग्वेज होता है वो क्या है? एक भाषा है, एक भाषा ही तो है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो किसी न किसी भाषा में बात कर रहा हूँ। तो लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो जो मशीन को चीजें समझ में आती है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो हमें लैंग्वेज समझ में आती है उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। रियल टाइम में देखो, आप बिहार से हो ना, सहरसा, आप वहां पे मम्मी से कैसे बात करते हैं? हिंदी में नॉर्मल, जैसे अभी बात करते हैं, क्या बात करते मैं तो हैं? भोजपुरी बात करते हैं। मम्मी से कैसे बात करते भोजपुरी हैं? है। भोजपुरी में कैसे? का मतलब ठीक बात है, हाँ, ऐसे। अच्छा मालूम ना, हाँ, कोनो दिक्कत दिखे ना, हिंदी और भोजपुरी मिक्स। मिक्स करके। तो ये क्या हो गया? लो लेवल लैंग्वेज हो गई। अभी तुमसे कैसे बात कर रहा हूँ मैं? प्रोफेशनल हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? हाई लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि हम लो लेवल लैंग्वेज को हर जगह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसे इंटरव्यू देना हो तो मैं साला एक भी इंटरव्यू में फेल ही ना हो, अगर अपना टाइम देना हो। बुड़बक तुमको पूछने ही नहीं आ रहा है, तुम क्या पूछेगा मेरे से? चलो, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर भी दो लैंग्वेज है। देखो, टेक्नोलॉजी और हमारे में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम टेक्नोलॉजी को एज ए पर्सन लेके चले तो उसे समझना आसान है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी लेके चलेंगे तो कभी भी उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा आपको क्या लगेगा? टेक्नोलॉजी लगेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है, अब समझो ना, आपको कोई फेवरेट एक्टर है, कौन है तुम्हारा? अगर कोई फेवरेट एक्टर पूछे किसको बताओगे? कोई भी दुनिया सिंगल कोई तो होगा। में हाँ? चलो सलमान खान। अब सलमान खान की अभी तुम्हारी नजर में कितना इंपॉर्टेंस? बहुत है, उसको एकदम हाई लेवल पे बैठा रखा होगा। लेकिन जिस दिन उससे तुम इंटरेक्ट करोगे, उठना बैठना घूमना फिरना, ड्रिंक करना, पार्टी करना, क्लब में जाना, शूटिंग पे जाना, सब एक्टिविटीज के साथ तुम्हें लगता है कि आज जितना तुम इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतना इंपॉर्टेंस उस टाइम दे पाओगे? नहीं। वो तो खत्म हो जाएगी ना। वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सेम एज इट इज, यही बात कर रहा हूँ। तो लैंग्वेजेस जो होती है वो दो तरह का होता है। हमारे जो मशीन को समझ में कोड आता है उसे हम मशीन कोड कहते हैं, उसी को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो हमें समझ में आता है वो सिंटैक्स होता है, वो कीवर्ड होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब के सब कैसे लैंग्वेजेस है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हम कोड तो हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन इंटरनली उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज में किया जाता है, मशीन कोड में किया जाता है। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है, लैपटॉप का भी कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे डाउन करो, डिस्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्सेंट्रेट करो। अब सुनो, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो एक्चुअल में हम जो सिंटैक्स यूज करते हैं वो इंग्लिश के कुछ वर्ड है, और हमारे कंप्यूटर को केवल मशीन कोड समझ में आता है। और दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग जब होता है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जाता है वो हमेशा और हमेशा मशीन कोड में जाता है, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें कभी भी नहीं जाता है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कोई भी प्रोग्राम जब हम रन करते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो सपोज दैट हमने एक सी का प्रोग्राम बनाया, हमने लिखा सी प्रोग्राम, इसको हम क्या कहेंगे? अच्छे से समझ लो क्योंकि यही तुम्हारा बेस है। इसको हम क्या कहते हैं? जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं उस कोड को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। उसका एक एक्सटेंशन भी होगा, जैसे मैंने लिखा डेमो डॉट सी। ठीक है, अब हर कंपाइलर, सॉरी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर होता है जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और उसको टेक्नोलॉजी में टेक्निकल वर्ड में कहते हैं कंपाइलर, और नॉर्मल रियल टाइम में क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर। अब मैं चाइना गया, वो चाइना में बात कर रहा है, अभी कुछ दिन के बाद रूपी भी जापान जापान में है, वो जापानीज बोलेगी, मेरे को समझ ही नहीं आएगा।
वो दो चार कुछ और भी बोल देगी, कुछ भी कह देगी, मेरे को नहीं समझ में आएगा, मैं यस यस करता रह जाऊंगा। तो इसका मतलब अगर मेरे को रूपी का लैंग्वेज समझना हो तो मेरे को एक मीडिएटर रखना होगा जो कि जापानीज भी जानता हो, इंग्लिश भी जानता हो। मैं जो बोलूं वो जापानीज में कन्वर्ट करे, अब वो जो जापानीज बोले उसको वो इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट करे के मेरे को बताए, तब तो मैं डील क्रैक कर सकता हूं, नहीं तो डील क्रैक नहीं हो पाएगा। तो हर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक कंपाइलर की नीड होती है। हमने एक कंपाइलर लिया, खाना मिल गया था ना आज। तुम ना पीजी गलत ले ली, तुमको डुकेट के ऊपर ही रूम ले लेना चाहिए था, कि खाना खाने का जब भी टाइम होता, बस क्लास भी चलता होगा, जाके प्लेट में खाना लेके चली आती, बाकी नहीं। अब ये हमारा कंपाइलर आ गया। अब ये कंपाइलर किस में कन्वर्ट करता है? अगर आपसे कोई पूछे कि सोर्स कोड क्या होता है, तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंटैक्स, स्टेटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आपसे कोई मशीन कोड पूछे तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 01010101 के फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मशीन कोड कहते हैं। अब आते हैं एक रियल टाइम में कंपाइलर कैसे वर्क करता है समझना। बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको मैंने बताया वो तो जानता ही है, प्लस अगर कोई बंदा हो जो इसके बारे में जानता हो, बताता हो या खुद पढ़ा हो, वो अलग की बात है। कभी रेस्टोरेंट में कभी गए हो तुम लोग खाना खाने? गए हो रियल में? लास्ट टाइम कौन से रेस्टोरेंट में गए थे, नाम याद है? हाँ? खाना खजाना, चलो वहां गए। मान लो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट में हम गए, सब लोग गए हो, गए हम लोग, जाने के बाद हमारे पास वेटर आता है, एक मेनू कार्ड देता है, हम मेनू कार्ड को देखते हैं। अब चलो शाम तो बीत गया ना, मतलब नॉनवेज खा सकते हैं, तो हमने नॉनवेज छोड़ो, वेज ही में खा लेते हैं, क्योंकि कितने लोग नॉनवेज वाले नहीं होते, उनको खराब लगेगा। तो हमने क्या किया, कढ़ाई पनीर ले लिया, दाल फ्राई ले लिया, और लच्छा पराठा ले लिया, रायता सैलेड तो वो देगा ही, रायता बोलना पड़ेगा। अब वेटर वो छोटा सा नोटबुक लिया रहता है, उस पर नोट कर लेता है। फिर किचन में जाता है, किचन में जाके पहले कढ़ाई पनीर बनाता है, फिर दाल फ्राई बनाता है, फिर लच्छा पराठा बनाता है, फिर उसको एक एक पैन में रखता है, और एक उसको क्या कहते हैं, प्लेट में सारा सजा के और हमें ला के दे देता है। आई थिंक यही रेस्टोरेंट में होता है, सही बोल रहा हूँ ना? सारे लोग एग्री कर रहे हो ना? रूबी आप एग्री कर रहे हो ना? ऐसा ही होता है ना? इसका मतलब तुम सब झूठ बोल रहे हो, कोई रेस्टोरेंट नहीं गया है, मतलब मेरे से क्या झूठ बोलना है? नहीं गए हो ऐसे बोल दो कि नहीं गया हूं मैं, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? देखो वो चुपचाप, ना वो बोला कि ना मैं गया था, कुछ नहीं बोला है वो, देखो शांत है, वो समझदार है, वो कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब तुम लोग नहीं गए हो, रियल में नहीं गए हो, तो तुम लोग को पता ही नहीं। वेटर कभी खाना बनाता ही नहीं है, बावर्ची अंदर में बनाता है। मैं बनाने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला नहीं कि वेटर गया अंदर, लच्छा पराठा बनाया, कढ़ाई पनीर बनाया, दाल फ्राई बनाया, क्या बोला मैंने? यही तो चीज पकड़ने वाली थी ना। ऐसा सोचना पड़ता है, सामने वाला कुछ कहता है तो नहीं सुनते हो, सत्संग थोड़ी सुना रहा हूँ मैं, कहानी सुनते रहो, लास्ट में वो मॉरल ऑफ द डे बताएंगे सर, ऐसा नहीं है। उसके अंदर कोई, अगर मैं रियल टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बात कर रहा हूँ। जैसे वेटर कभी खाना नहीं बनाता है, वो केवल इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है, उसी तरह हमारा जो कंपाइलर होता है वो खुद कभी भी मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करता है। ये इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? वेटर होता है। इसका काम केवल क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। इसका मतलब कंपाइलर कभी भी मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। तो कौन करता है? ये जो कंपाइलर होता है, ये जो सोर्स कोड दिया जाता है, ये लेकर जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास।
और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस सोर्स कोड को एक मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, अपना एल्गो लगा के कन्वर्ट कर देता है, और ये मशीन कोड हमें दे देता है। मशीन कोड फिर कहा जाता है रैम के अंदर जाता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, फर्स्ट मेमोरी उसको पहले कहाँ मिलती है, रैम के अंदर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी हमारा सिस्टम या मोबाइल हैंग होने लगता है तो लोग क्या कहते हैं, रैम बढ़ा लो। कोई ये नहीं कहता है कि हार्ड डिस्क बढ़ा लो, वो हमेशा क्या कहता है, रैम बढ़ा लो। तो उस रैम के अंदर मेमोरी मिलती है। रैम किससे कनेक्ट रहता है, प्रोसेसर से। प्रोसेसर देन इसे एग्जीक्यूट करता है और हमें कंसोल पे या एप्लीकेशन जो हमने एग्जीक्यूट कराया वो हमें आउटपुट मिल जाता है। ये अंदर का प्रोसेस है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं तो प्रॉब्लम पे डिस्कशन करूंगा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा रहा है और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मशीन कोड दे रहा है, आपको लगता है कि ये मशीन कोड क्या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे ये रन करेगा? क्या लग रहा है तुम लोगों को? अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना एल्गो लगा के एक मशीन कोड जनरेट किया है, तो क्या वो मशीन कोड किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आएगा? है? क्या मेरा खाना जो मैंने बनाया है कढ़ाई पनीर और जो भाई ने बनाया, क्या दोनों का टेस्ट सेम हो सकता है? क्या केएफसी और मैकडी का बर्गर सेम हो सकता है? दो माँ बाप के दो बच्चे क्या दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं ना। क्या मैं अपने माँ बाप का प्रोडक्ट ही तो हूँ। पड़ोसी को तो पापा नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि मैं तो उनके इन्वायरमेंट से तो हूं नहीं। मैं तो अपने ही पापा मम्मी को पापा मम्मी बोलूंगा, क्योंकि मैं इनके इन्वायरमेंट से क्या हो चुका हूँ, बाइंड हो चुका हूँ। मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन नहीं हो सकता हूँ। इस रीजन से सी कैसा लैंग्वेज कहलाता है, CPJ प्लेटफॉर्म। जानते थे इससे पहले ये चीज? नहीं, ये जानते थे, वो तो मुझे भी पता है। कैसे हुआ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये जानते थे? पता था तुम्हें? क्या? क्योंकि वीडियो बताया था ना सर आपने, वीडियो बताया। अरे बाप रे बाप, पढ़े हो इसका मतलब। ये तो कम से कम 20 प्रोग्राम बना लिए, आज दूसरा दिन है। अब वो ऐसा ऐसा प्रोग्राम बना लिया है, कुछ प्रोग्राम तो मेरे भी समझ के बाहर चल रहा है। चलो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारा कंपाइलर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और वहां से मशीन कोड जनरेट होता है, इस रीजन से हमारा जो सी का कोड होता है वो मशीन कोड जो होता है वो कैसा बन जाता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए, आप नहीं सोच पाओगे क्योंकि आप 2024 वाले हो, मैं 2010 वाला हूँ। तो 14 इयर्स का क्या है, गैप है। इतने में राम जी वनवास काट के आ गए, ठीक है? इतना सारा सारा जो गैप है, तो वो गैप कहीं ना कहीं, अब तो आप लोग स्मार्ट जमाने के हो, हम लोग क्या मैनुअली जमाने के हैं। 2010 में मैनुअली सारा काम होता था, तो हमारा आईक्यू में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमें सब कुछ याद करना होता था। और आजकल सब कुछ याद करने, एक लड़के को उसको पूछा मैंने तेरा पैन नंबर क्या है, वो भाई साहब कम से कम 1.5 घंटे के बाद तो पैन कार्ड का नंबर बताया। अब मेरे से तो तुम सोए में पूछ लोगे पैन कार्ड का नंबर, DHOPS9150P, क्या मैंने एक बार भी सोचा क्या बोलते टाइम? 575571955795, ये मेरा आधार कार्ड का नंबर। 07101988, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ। जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया, वो मेरे सारे अकाउंट का पिन नंबर है। और बताओ, चलो कोई नहीं। तो नेक्स्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर एक बात बताओ, जैसे हमने पूछा था 2010 में, जब हमारे सर ने ऐसे एक्सप्लेन किया, तो मैं तो, छोड़ो अभी धीरे धीरे पता लगेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताओ, अगर ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो हमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा काम तो हो रहा है ना, कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा काम तो हो रहा है, लेकिन हमें दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत नहीं आएगी, किसको दिक्कत आएगी? डेवलपर को दिक्कत आएगी।
अब डेवलपर को कैसे दिक्कत आएगी? सपोज दैट डेवलपर के पास एक क्लाइंट आया और क्लाइंट ने कहा कि मुझे एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के दे दो। उसने बंदे ने उठाया, सोर्स कोड किया, करने के बाद दूसरे उसको .exe फाइल दे दिया, मतलब मशीन कोड निकाल के दे दिया। अब वो मशीन कोड अपने प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा, रन करेगा, रन ही नहीं करेगा। थोड़ा इलिटरेट होगा तो 10 गाली भी सुनाएगा, थोड़ा समझदार होगा तो बड़े लेवल पे क्लास लेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके प्लेटफॉर्म के लिए कंपाइलर बनाना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगा कि सोर्स कोड तो मैं बना के दे ही रहा हूँ, साथ के साथ मुझे कंपाइलर भी बना के देना पड़ रहा है? तो पहले मैंने उसको 50,000 में प्रोजेक्ट बेचा था, जब मैं उसे कंपाइलर बना के दूंगा तो 50,000 और ऐड करूंगा, तो कितना हो गया? 1 लाख हो गया। साथ के साथ मुझे उसे सोर्स कोड भी देना होगा। क्यों? क्योंकि सोर्स कोड जब तक नहीं दूंगा तब तक उसके प्लेटफॉर्म पे वो कंपाइल नहीं होगा, और जब तक कंपाइल नहीं होगा तब तक मशीन कोड नहीं मिलेगा। तो उसे सोर्स कोड भी दो, उसे कंपाइलर न्यू बना के दो, उसके बाद उसके यहाँ कंपाइल करो, .exe फाइल मिलेगी, तब वो जनरेट करेगा। इस रीजन से इसकी कॉस्टिंग तो बढ़ ही रही है। दूसरी, कैलकुलेटर में एक बटन और ऐड करना था, मॉड्यूलर डिवीजन निकालना था। अब वो बंदा मॉड्यूलर डिवीजन के लिए एक बटन ऐड करना, ऑलरेडी उसके पास सोर्स कोड है और उसको पता है जैसे ही मैं पुराने वाले डेवलपर जिसने बना के दिया है उसके पास जाऊंगा तो वो अच्छा खासा चार्ज जोड़ेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि ये रनिंग में है। वो क्या करेगा? कोई न्यू डेवलपर उठाएगा, कहेगा भैया इसमें एक बटन ऐड कर दे, 5-6 हजार जो होगा ले लेना। वो भी न्यू रहेगा, कहेगा चलो कुछ तो मिल रहा है, कर दे। तो डेवलपर का दोनों प्रॉब्लम आया कि नहीं? दो दो प्रॉब्लम आया, दो जगह से आया। पहला प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी का आया कि जब भी कोड को मेंटेन करना होगा तो वो हमेशा किसी से भी करा सकता है, तो वो तो गया। और सबसे ज्यादा पैसा किससे इंसान कमाता है? कोई भी कंपनी कोई प्रोजेक्ट जब बनाती है तो उससे पैसा नहीं कमाती है, जब प्रोजेक्ट बन के चलने लगता है तब पैसा कमाता है। क्योंकि उस समय क्या होता है? मेंटेनेंस होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसी को कहते हैं सपोर्ट करना। एप्लीकेशन सपोर्ट का जो जॉब होता है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसी निकलती है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जावा पर जो वेबसाइट बन चुका है उसी के अंदर हमें न्यू न्यू क्या करना है? फीचर्स को ऐड ऑन करना है। दूसरा दिक्कत किसके पास आया? क्लाइंट का आया। क्लाइंट को कैसे दिक्कत है? यार जो प्रोजेक्ट उसको 50,000 में मिलना चाहिए वो प्रोजेक्ट उसको 1 लाख में मिल रहा है, तो उसको 50,000 वेस्टेज नहीं जा रहा है। अगर वही सेम प्रोजेक्ट उसको कोई 50,000 में देगा तो वो तो उससे लेना पसंद करेगा ना, वो कभी भी इससे लेना पसंद नहीं करेगा। क्लाइंट को ये दिक्कत है, और इसी रीजन से, एक मात्र इसी रीजन से सी और C++ मार्केट में उतना काम नहीं कर पाया। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ गया, आ गया ना? अच्छा, अब बात करते हैं जावा की। जब जावा लॉन्च किया, लॉन्च मतलब माइंड में आया, आइडिया आया कि हम एक लैंग्वेज बनाएंगे, और उस लैंग्वेज को हम कैसा बनाएंगे? तो जो जेम्स गुजलिंग साहब हैं उन्होंने बोर्ड पे लिखा, क्योंकि हर डेवलपर जो होता है ना थोड़ा पागल टाइप का होता है। जावा पढ़ने वाला पढ़ाने वाला भी पागल होता है। अगर तुम उस लेवल पे पढ़ने लगोगे ना, जैसे अभी ये 20 प्रोग्राम कर लिया, तो ये अब अगर मेरे हिसाब से ये चलने लगा, मोटिवेट हो गया, तो इसको दुनिया में केवल जावा दिखेगा। मेट्रो में जाएगा तो जावा दिखेगा, कहेगा 4 स्टेप कोई चल के आएगा ना तो कहेगा देखो ये जावा का फीचर्स है। कोई सीढ़ियों से उतरते हुए आएगा, कहेगा देखो डाउन कास्टिंग हो रही है, अप कास्टिंग हो रही है। वो होता है, माइंड में सेट हो जाता है कि हमें ऐसे, हमारे दिमाग में वो चीजें चलने लगती है। वोरा, वोरा का मतलब क्या होता है? जेम्स गुजलिंग ने जब जावा डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया तो उससे पहले अपने टीम को बोला कि ये मेरे को अचीव करना है एंड ऑफ द डेवलपमेंट। जिस दिन डेवलपमेंट एंड होगा और हम फर्स्ट प्रोग्राम जब करेंगे तो ये चीज मेरे को क्या करना है? अचीव करना है। अवोरा का मतलब क्या होता है? मतलब कोड एक बार लिखूं और चले किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इसका मतलब वो क्या अचीव करना चाहता था? जेम्स गुजली साहब ये अचीव करना चाहते थे।
और उन्होंने अचीव किया, लेकिन कैसे किया, उसके अंदर की क्या कहानी थी, कैसे क्या क्या उनको इशू फेस करना पड़ा, और उस इशू के लिए उन्होंने क्या क्या बैकएंड में सपोर्ट डाला, तब जाके ये हमारा कॉन्सेप्ट अचीव हुआ। चलते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो हमने एक जावा प्रोग्राम बनाया, इसको हम क्या कहेंगे, हमने एक इसका नाम रखा डेमो डॉट। इसका भी एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर ने पूछा जावा टेक्नोलॉजी से कि सर मैं इस सोर्स कोड को क्या मैं मशीन कोड में कन्वर्ट कर दूं। तो जावा ने कहा एक काम करो, तुम्हें मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसे मैं तुमको कहूंगा कि मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, तुम दौड़ के किसके पास जाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाओगे। और जब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाओगे तो वो मशीन कोड देगा, अब वो मशीन कोड किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा, और जावा भी कैसा लैंग्वेज हो जाएगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जावा ने कहा कि एक अलग कोड तुम जनरेट करो, तुम्हारा काम है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, तुम एक काम करो एक अलग कोड में कन्वर्ट करो। इसने पूछा किस कोड में, तो उसने बताया और उसने किया, और उसका नाम क्या था। अब इस बाइट कोड को हम क्या कहते हैं, नॉन रीडेबल और नॉन ना ही ये सोर्स कोड है, ना ही ये मशीन कोड है। हेडिंग डालो बाइट कोड, ऑनलाइन तुम लोग भी लिख लेना अभी जो बोल रहा हूं। ठीक हो यार, अपने हाथ से बनाया वो खाना ना, मजा आ जाता है। आज मजा आ गया। आलू गोभी मटर की सब्जी और देसी घी का पराठा आगे आओ। ना, मुश्किल से आधे घंटे में बना ली भाई, 15-16 साल से यही कर ही रहा हूँ। खुद का ख्याल खुद से नहीं करोगे तो पड़ोसी थोड़ी करेगा, पड़ोसी करेगा तो पैसे लेगा फिर। साथ ही क्या चाहते हो, इतना जो हंसी खुशी से वो न रहो, पंडित है। चलो हेडिंग डालो बाइट कोड। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज बाइट कोड, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, जैसे व्हाट इज सोर्स कोड ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, व्हाट इज मशीन कोड तो वो भी मैंने आपको बता दिया। उसी तरह आपसे पूछेगा व्हाट इज बाइट कोड, तो इट इज ए मीडिएटर ऑफ, हेडिंग डालो बाइट कोड और इसके बारे में लिख लो, इट इज ए मीडिएटर ऑफ, it is a mediator of source code, it is a mediator of source code and machine code, source code and machine code. Second heading डालो what contains the bytecode, second heading डालो what contains the bytecode, what contains the bytecode, what contains the bytecode, इसमें लिखो it contains the, it contains the symbol of all Javas, जावा में एपोस्ट्रोफी वो ऊपर वाला कॉमा देना, एस जोड़ देना, जावास कीवर्ड स्टेटमेंट, कीवर्ड एंड स्टेटमेंट, कीवर्ड एंड स्टेटमेंट, मतलब जितने भी सोर्स कोड के जितने कीवर्ड और स्टेटमेंट होते हैं उसको एक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो नॉन रीडेबल होता है, आप पढ़ नहीं सकते हो, चाइना का कोई लैंग्वेज होगा जो पढ़ने में नहीं आएगा। तीसरा हेडिंग डालो वाई इज कॉल्ड बाइट कोड, सब इंटरव्यू के क्वेश्चन है ये, वाई इज बाइट
Why is called byte code? Why is called byte code? इसे byte code ही क्यों कहा जाता है? आंसर लिखो। Because every symbol of Java, sorry, रुको एक मिनट। Because every symbol of bytecode is reserved one byte memory, so it is called बाइट कोड। मतलब हर सिंबल एक 1 बाइट मेमोरी लेता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बाइट कोड कहा जाता है। चलो, हमारा बाइट कोड बन गया। अब हमारा कंपाइलर इस बाइट कोड को कहां लेकर जाएगा? रैम के पास लेकर जाएगा, और जितने तेजी से ये रैम के पास लेकर जाता है, उतने ही तेजी से रैम उसको वहां से भेज देता है। क्यों? क्योंकि रैम को केवल एक ही कोड समझ में आता है, वो है मशीन कोड, और दुनिया का कोई कोड उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रोसेसर केवल मशीन कोड को ही एग्जीक्यूट करता है, किसी अदर कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है। आई थिंक समझ गए हो? ठीक है। तो अब तो यहां हम ट्रैप हो गए, हम फंस गए, ना अब आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, सैचुरेटेड मोमेंट में आ गए हैं। लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, उसी को कहते हैं बाजीगर। जावा सीखना है तो उसके लिए मूवी बहुत जरूरी, क्योंकि मूवी से बहुत चीजें इंस्पायरिंग करने वाली चीजें हैं। लेकिन देखो होता क्या है, उसमें पॉजिटिव भी दिखाता है, निगेटिव भी दिखाता है। लोग निगेटिव को ज्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे मैं छोटा था तो मेरे को विलन हमेशा पसंद था। मूवी अगर 3 घंटे की है, 2 घंटा 50 मिनट, भाई साहब, पूरा 2 घंटा 50 मिनट प्योर लाइव। कौन जीता उसमें? विलन। देखते हो, क्लब में जाता है, 5 इधर 5 इधर, डांस करता है, वो भाई साहब बड़ा सा चैंपियन वाला बॉटल उछालता है। कहाँ हीरो कर पाता है? हीरोइन तो माँ बहन, तो भाई खो गया, तो कुछ हो गया तो पापा को उठा लिया, तो उसकी लवर को उठा लिया, वो तो इसी सब में रह जाता है। प्योर जिंदगी तो वो विलन जीता है ना। चलो, तो वो ये निगेटिव था मेरा देखने का तरीका। इसका मतलब कि कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा हमें ये जानने के लिए कि कैसे इस बाइट कोड को हम रैम के अंदर मेमोरी दें, क्योंकि हमारा फर्स्ट काम यही है, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जब तक रैम के अंदर ये बाइट कोड नहीं जाएगा, तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमें ऐसा करना है, तो कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जावा ने ऐसा क्या किया कि ये काम पॉसिबल हो पाया? तो उसके लिए जावा की टीम ने एक टूल बनाया, और उस टूल का नाम है, ये जेवीएम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है। वो ऑर्गन कौन सा है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? और कोई? और कोई? हमारे बॉडी में कौन ऐसा पार्ट है जो बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? ऑनलाइन कोई बताएगा? हार्ट। लेकिन हार्ट ही है, ऑर्गन वाला हार्ट है। वो 90s वाला हार्ट मत समझना। दिल का क्या कसूर, दिल मांगे मोर, दिल तो पागल है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 3 सिंगल भाई साहब और एक हीरो, अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण, और हीरो शाहरुख खान। 90 का पूरा जनरेशन बर्बाद। और जो बचा कुछ था, एक आया अभिजीत भट्टाचार्य। वो तो, ये तो शाहरुख खान एडल्ट्स को बिगाड़ रहा था, उसने तो छोटे बच्चों को ही दिखाया कि उसको मैडम से प्यार हो जाता है, उस पर गाना चलता है, चलने लगी ये हवाएं, सागर भी लहराए। सुने होगे तो सुने होगे। चलो, तो जेवीएम हमारे जावा का ये हार्ट है। मतलब अगर किसी के बॉडी से हार्ट निकाल दो तो वो कितने सेकंड के लिए जिंदा रहेगा? 1 भी सेकंड नहीं। सांस ही चलने का मतलब जिंदा होना होता है। जब सांस ही नहीं चल रहा है तो आप मर गए। ब्रेन के बिना आप रह सकते हो, ब्रेन अगर काम ना करे,
10 दिन 15 दिन 1 हफ्ते जी सकते हो। हार्ट के बिना काम नहीं चल सकता है, ठीक है। जेवीएम भी हमारा क्या है, जावा का हार्ट है। मतलब अगर जावा से जेवीएम निकाल दोगे तो जावा का क्या है, एक खाली डब्बा है। जैसे हमारे बॉडी से हार्ट निकाल दोगे तो खाली बॉडी है, उसको तुरंत जलाने का व्यवस्था करने लगेंगे लोग, क्या। चलो आगे देखिए, जेवीएम एक टूल है, क्या है, टूल है। और जेवीएम का फुल फॉर्म जो है वो है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब ये जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, रैम के अंदर जाता है। रैम तो पता है ना क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हार्ड डिस्क किस में आता है, रोम में आता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रैम के अंदर जाता है, रैम के अंदर एक वीएम बनाता है। क्या बनाता है, वीएम। वीएम को क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्चुअल मेमोरी। यही है ना थोड़ा, ये 2024 और 2010 वाले का डिफरेंस है। ये आएगा अभी आगे चल के, बहुत आएगा, बताऊंगा मैं तुम्हें, एहसास दिलाऊंगा कि देखो मैं 14 इयर्स पीछे था और तुम 14 इयर्स आगे चल रहे हो, तुम्हारे में और मेरे में कितना डिफरेंस है। बात उसकी नहीं है, सीखने की नहीं है, अप्रोच की बात कर रहा हूँ। अप्रोच होता है ना सबका, वही अप्रोच का बात कर रहा हूँ। तो ये वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है। वर्चुअल मेमोरी के अंदर क्या जाता है, ये बाइट कोड। अब हमारा जेवीएम कहता है जावा टेक्नोलॉजी से, सर इस बाइट कोड को क्या करूं मैं, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दूं। तो जावा कहता है भाई अगर तुम लोग से ही करवाना होता तो मैं कंपाइलर से ना करवाता, तुमको भी मैं कहूंगा कि जाओ सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट करो, तो तुम किसके पास जाओगे मुंह उठा के, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। वो जो मशीन कोड देगा क्या वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलेगा, नहीं चलेगा। बात तो वही आ गई कि मेरा को कैसा बन जाएगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तब जेवीएम भी गुस्सा हो गया, क्योंकि ये तो हार्ट है ना, जानते हो ना, जिस चीज का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है वो लाइफ में सबसे ज्यादा पेन देता है, पता है कि नहीं। सबसे ज्यादा नखरे उसी के होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंस बंदा होता है, और जिसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसके नखरे तो सहने पड़ेंगे। अब ये गुस्सा हो जाता है, कहता है ना ना ऐसे थोड़ी ना होता है, या तो आप कुछ करो, आप मशीन कोड में कन्वर्ट करो, या तो मेरे को मशीन कोड में कन्वर्ट करने दो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना ही नहीं है तो कुछ ऐसा लाइब्रेरी बनाओ जो वहां से मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करूं। तो जावा ने इसके लिए भी कहा रुक जा भाई, उसके लिए भी हमने अरेंजमेंट कर रखा है। अब जैसे ही नाम लूंगा तुम्हें पता लगेगा, जिसने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है उसको हम कहते हैं JRE। और JRE का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा रन टाइम, ठीक है। इसके अंदर एक होता है लिब फोल्डर, और इस लिब फोल्डर के अंदर वो सारे मेथड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जो सारे मेथड है वही सारे मेथड जावा ने अपने हिसाब से बना के इस लिब फोल्डर के अंदर डाल दिया। अब इस लिब फोल्डर को क्या दिया जाता है, बाइट कोड किस में कन्वर्ट करके देता है ये। इसके बाद ये मशीन किसके अंदर जाता है, रैम किसको देता है, प्रोसेसर हमें क्या देता है, अगर हमें इस कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करना हो तो हमें क्या देना पड़ेगा पहले उसे, फिर क्या देना होगा, फिर क्या देना होगा, रैम क्यों दोगे भाई, ये 3 चीज देंगे तो हमारा कहीं भी कोड रन हो जाएगा। क्या मैं उसको सोर्स कोड दे रहा हूं, अगर उसको इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट करना हो तो क्या लगता है किसके पास आएगा वो, हमारे पास आएगा। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसको तो सोर्स कोड दिया ही नहीं ना, बाइट कोड दिया है। और प्लस जो C++ 1 लाख ले रहा था एक कैलकुलेटर बनाने का, अब जावा लेगा 50,000, किसके पास जाएगा क्लाइंट, क्योंकि जावा को कंपाइलर बना के तो देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑलरेडी कन्वर्ट करके उसको दे रहे हैं।
और इस तरीके से हमारा जावा कैसा बन जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सब कुछ के लिए है, इस तरीके से कैसा बन गया जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक बार और देख लो, ये रहा हमारा सोर्स कोड, इसे हम किसे देते हैं, कंपाइलर को। कंपाइलर किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में। बाइट कोड किसको दिया जाता है, जेवीएम को। जेवीएम रैम के अंदर क्या बनाता है, एक वर्चुअल मेमोरी, और इसे मेमोरी दे देता है। देने के बाद ये किसको दिया जाता है, जेआरई को। जेआरई किसको देता है, लिब फोल्डर को। लिब फोल्डर को क्या मिलता है, बाइट कोड। बाइट कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन कोड किसको दिया जाता है, रैम किसको देता है, प्रोसेसर को। और प्रोसेसर फाइनली हमें क्या देता है, आउटपुट। और हमें कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर अपने प्रोग्राम को रन कराना है तो उस बंदे को क्या देना है, तीन चीजें देनी है। पहला बाइट कोड, दूसरा जेवीएम, और तीसरा जेआरई। आई थिंक इससे ज्यादा डेप्थ कुछ भी नहीं हो सकता है। और तुम्हें अंदर से फीलिंग आया होगा कि नहीं, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और कैसे इंडिपेंडेंट है आप किसी को भी एक्सप्लेन करके बता सकते हो आप। हाँ बोलो रूपी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी जहां पे सारे फंक्शनैलिटी पड़े हैं, ठीक है। जेआरई के अंदर वो लाइब्रेरी फोल्डर होता है। चलो नोट कर लो सारे। देखो कोशिश तो करो कि यहाँ पे सब कुछ लिखने का, ये सब फोटो वोटो के चक्कर में मत पड़ो। मार्च अनु कहाँ से स्टार बना था पता है, कौन सी गाना से स्टार बना, रातों रात स्टार बन गया। सासू की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस आगे तो जानते ही हो। सबके दिमाग में वही चलने लगा। अरे इन सबों को तो फूल माला चढ़ा के ना, मूर्ति बना के जिंदा खड़ा कर देना चाहिए। अरे सदाबहार नाम मत ले भाई। कितने इंडिया जो पीछे है ना भाई, वो 90 के दशक के वजह से पीछे है। क्योंकि उस दशक का लड़का पढ़ा ही नहीं। कल से 11 बजे आ रहा है पता है ना, कि वीकेंड नहीं जाना है। अरे तुम तीनों की नहीं बात करो, इन चारों की। 11 बजे ध्यान से आता है, जितना पढ़ोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। मैं तो देखा ही नहीं था ग्रुप सर, 1 बजे ही आ गया था, 12 बजे क्या। कभी कभी ऐसा होगा ना कि मैं ग्रुप नहीं देखोगे तो मैं आऊंगा भी नहीं। तो तुम यही रह जाओगे इंतजार में। वो तो देख लिया था। मैं तो अब जा ही रहा था सर, आपको देख लिया नीचे। कॉल करूँ। थोड़ा सा करना।
तो आज क्या मिला था भूमि? फ्राइड राइस। उसके लिए इतना ही वेट कर लिए। तो फ्राइड राइस में कुछ डाला भी था कि बस खाली नाम का फ्राइड राइस? चिकन वाला था, वेज वाला? एक्चुअली एक बात बताऊं भूमि, जब भूख लगा रहता है ना तो कितना वो खराब रहता है अच्छा ही लगता है। ये बात तो है। सच में। तो वो टिफिन नहीं है तुम्हारे पास? एक बोलो मेरे पास वो 5 डब्बा वाला है, दे दूं क्या तुम्हें? ले आएंगे सर वो। हाँ ले आ सकते हैं। सबका हो जाएगा इसमें। हाँ, 3 लोग वहां से आते हैं, सब तीनों लोग भर के लाएंगे। हाँ, तीनों लोग अपना भर के लाएंगे, हम लोग का सबका हो जाएगा। बिल्कुल। मिल रहा है, पीजी का फायदा उठाओ और क्या। हम अपने पीजी से अलग ले आएंगे। पार्टी करेंगे रोज रोज। 3 साढ़े 3 महीने एकदम कंटिन्यू पार्टी, खाने पीने की। कल लाके दे दी तुम्हें भूमि? वो स्टील वाला नहीं होता इतना बड़ा वाला, ऐसे टांगने वाला जो होता है, इतना बड़ा बड़ा है। ले आएंगे कैसे? ले आएगी क्या? तीनों साथ में आएंगे, अपना लेते आएंगे। ये कैसे ले आएंगे सर? उठेगा उससे उतना बड़ा टिफिन ले लेगा। उसको कमजोर समझ रहे हो क्या? अब देखो भूमि, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहा है ये कह रहा है। प्रूव कर दो ये क्या है मुझसे। हाँ उठा लो, बहुत बड़ी बात है। पता है जैसे वो टिफिन उठाएगी ना, पीजी वाले इसको निकलने नहीं देंगे। कहेंगे ऐसा करो, जो तुमने पैसे दिए वो भी ले लो, आप खाली करो अभी का अभी। कल जो मैंने लास्ट में एक वीडियो भेजा था, याद है आप लोगों को? तुम लोग के ग्रुप में नहीं आया? 2 वीडियो आया था ना? तो जो दूसरा वाला वीडियो था देख लिया वो कब? रूबी, वो लास्ट वाला वीडियो देख लिया आपने? उसका नोट कर लिया सारा? सबने कर लिया है? लास्ट वाला वीडियो तो तुम लोग को भी भेजा था, कॉपी पे नोट हो गया? स्क्रीनशॉट तो किसी ने शेयर नहीं किया, मैंने कल ही बोला था करके स्क्रीनशॉट शेयर करना, कॉपी पे हो जाएगा तो। फोटो का सेंड करना था तो कर दो अभी कर दो। इस बार तो मान लो चलो 3 से 4 आप लोग की क्लास होगी। अब नेक्स्ट टाइम से जब आओगे नेक्स्ट वीकेंड, तो 3 से 4:30 आपकी क्लास होगी, क्योंकि 4 बजे से ऑलरेडी एक बैच है, तो उन लोगों को बताया नहीं। आज उन लोगों को अपडेट कर दूंगा कि नेक्स्ट वीकेंड से 4:30 पे वो आया करेंगे। तो आप लोग का चलेगा 3 से 4:30, उन लोगों का चलेगा 4:30 से 6। ठीक है? क्योंकि वीकेंड वीकेंड में थोड़ा, अब इससे ज्यादा पढ़ोगे ना, 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ोगे, तब तो हैंग करने लग जाओ। क्योंकि देखो HTML CSS नहीं है ना, कुछ भी ड्रॉ किया, कुछ एट्रैक्टिव आ रहा है, इमेज आ रहा है, कुछ आ रहा है तो मन लगा रहता है। इसमें क्या है ना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। अभी जो बताया वो क्या था? कॉन्सेप्ट ही था। अब कभी कोई क्या है, अब कोई पूछ देता है कि जावा कैसे अपने आप को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाए, तो देखा जाए तो आसान भी है, देखा जाए तो हार्ड भी है। अगर जान रहे हो तो आसान है, नहीं जान रहे हो तो वो तुम्हारे लिए हार्ड है। सामने वाला तो वहीं से जज कर लेगा, जिसको ये नहीं पता कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बना है,
वो जावा तुमने क्या सीखा हो। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना है। रूबी कोई डाउट है। चलो तो यहाँ तक तो क्लियर चल रहा है ना। चलो ऐसे ही चलेगा।